Bismillahirrahmanirrahim. Here is Mubin Naz. I'm from MK Preparations and आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड्स एंड सेल डिवीजन। तो ये दो टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे एंड दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स लाइक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC zoology and biology as well as Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission KPPSC, Sindh Public Service Commission SPSC and Balochistan Public Service Commission BPSC as well as Federal Public Service Commission FPSC. Okay. As well as the students can prepare this topic for securing admission in different fields related to the allied health sciences or in zoology, botany, chemistry, or some other fields. Okay. So the material coded in these slides have been taken from different source books, and these source books includes FSC Biology and Federal Biology, Zoology Miller and Harley book, 5th and 10th edition, Hickman Zoology, Campbell Biology, Rawan Biology. Okay, so the contents that we are going to discuss here includes the nucleic acid structure and the DNA double helical model. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी DNA replication, then genetic code, transcription, translation, cell cycle, mitosis and meiosis, interphase, karyokinesis and cytokinesis in both plants and animals, importance of mitosis and meiosis, cancer, and the meiotic non-disjunctions or errors. Okay. So, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी न्यूक्लिक एसिड से. ओके. सो न्यूक्लिक एसिड्स का जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है यानी इनका जनरल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे. तो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं देयर आर ऑफ टू काइंड्स कि हमारे सेल्स में दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं. एक तो जी deoxyribonucleic acid that is known as DNA and the other one is ribonucleic acid और the RNA. ओके. जो DNA है इसका तो काम होता है जेनेटिक मटेरियल यानी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है DNA, और जो RNA है इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. ओके. सो बोथ द DNA एंड RNA हैव द सब यूनिट्स, और इन सब यूनिट्स का जो नाम है इन्हें हम कहते हैं जी न्यूक्लियोटाइड्स. ओके. ये रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं. अब हम अगर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखें, सो द वन न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स 3 पार्ट्स. एक है इसमें शुगर, द सेकंड वन इज द नाइट्रोजनियस बेस एंड द थर्ड वन इज द फॉस्फेट ग्रुप. ओके. तो एक इसमें हमारे पास शुगर है, ठीक है. उसके अलावा इस शुगर के साथ जो है वो कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है. ओके. अब हम देखते हैं जो शुगर है वो दो टाइप्स की है. एक है जी राइबोज और द सेकंड वन इज डीऑक्सीराइबोज. सो अगर हम डीएनए की बात करें, सो डीएनए कंटेन्स द डीऑक्सीराइबोज शुगर. दिस वन इज द 5 कार्बन शुगर. एज यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डीऑक्सीराइबोज शुगर. ओके. देन हमारे पास है जी राइबोज शुगर. अगर हम राइबोज शुगर की बात करें तो राइबोज शुगर जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होती है. सो डीएनए कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज एंड आरएनए कंटेन्स राइबोज शुगर. अब इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, वो ये कि कार्बन नंबर 2 जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर का, इसमें जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो चुकी है. ठीक है. देन हमारे पास सेकंड ग्रुप है जी फॉस्फेट ग्रुप. ओके. और द थर्ड ग्रुप इज द नाइट्रोजनस बेस. तो नाइट्रोजनस बेस की अगर हम देखें तो नाइट्रोजनस बेसिस भी जो है वो टू टाइप्स की हैं, द पायरिमिडीन्स एंड द प्यूरिन्स. ओके. सो द पायरिमिडीन्स आर स्मॉलर. ओके. ये सिंगल रिंग्ड हमारे पास जो है वो बेसिस हैं, और इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं जी थायमिन और साइटोसिन की. Okay, and thymine will be replaced by the uracil in case of RNA. And the second one are the purines. Okay, so purines जो हैं ये हमारे पास double ringed होती हैं, and examples include the adenine and guanine. Okay, so you can see here हमारे पास pyrimidines जो हैं ये single ringed और small हैं, and thymine, cytosine and uracil. In RNA, the thymine will be replaced by the
यूरासिल। उसके बाद जो प्यूरिन्स हैं ये डबल रिंग और लार्ज हैं एंड द एग्जांपल्स इंक्लूड द एडेनिन एंड गुआनिन। ओके, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। सो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में जो है वो हमारे पास नजर आ रहा है हमें तीन इसके जो है वो मेजर ग्रुप्स होते हैं एज यू कैन सी हियर। तो इसमें हमारे पास जो तीन कंपोनेंट्स हैं, द फर्स्ट वन इज द शुगर एंड देन कार्बन नंबर 1 के साथ बेस एंड देन कार्बन नंबर 5 के साथ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। सो यू कैन सी हियर इन केस ऑफ डीएनए जो प्यूरिन्स हैं दीज इंक्लूड द एडेनिन एंड गवानिन, but in case of RNA these are also adenine and guanine. Pyrimidines in case of DNA are cytosine and thymine, but in case of RNA the cytosine and uracil. Thymine will be replaced by the uracil. Okay, then हमारे पास जो है वो शुगर की बात करें तो डीएनए में 2 deoxyribose शुगर एंड आरएनए में राइबोस शुगर, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो फॉस्फोरिक एसिड है। सो ये हमारे पास दोनों का जो है वो डिफरेंस है डीएनए और आरएनए का, ठीक है। सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, पॉली का मतलब होता है मैनी एंड न्यूक्लियोटाइड यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड सब एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स जो हैं, दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं इन डीएनए एंड वन स्ट्रैंड इज प्रेजेंट इन आरएनए। ओके, सो अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें, सो द नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू द कार्बन नंबर 1 and phosphate group is attached to the carbon number 5 of the 5 carbon sugar. So as you can see here, to the carbon number 1 nitrogenous base is attached and to the carbon number 5 phosphate group is attached. Okay, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे थ्रू द फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड ताकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बन सके। ओके, so, in addition, a free hydroxyl group is attached to the 3 carbon atom. यानी अगर हम बात करें शुगर की तो उसका जो कार्बन नंबर 3 है वहां पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। So, there is a reaction between the hydroxyl group of carbon number 3 of the sugar of one nucleotide and the phosphate group or phosphoric acid of carbon number 5 of the other sugar or other nucleotide, ठीक है। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इनके दरमियान एक रिएक्शन होगा दैट इज नोन एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये रिएक्शन किसके दरमियान है जी? जो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, एज यू कैन सी हियर, इस न्यूक्लियोटाइड में पोजीशन नंबर 3 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये रिएक्ट करेगा जी जो अदर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है उसके कार्बन नंबर 5 पे प्रेजेंट फॉस्फोरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में यहाँ पे जो है वो एक ईस्टर लिंकेज बनेगा, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा रिलीजिंग अ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं और ये जो हमारे पास बॉन्ड बना है इसको फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, यानी यहाँ पे दो ईस्टर के बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, पीओसी बॉन्ड्स। तो the two nucleotides are going to react with each other by eliminating a water molecule through dehydration synthesis, okay, forming a phosphodiester bond। तो इस तरीके से अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है सेकंड वाला इसका 3 प्राइम एंड पे मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है इस वक्त। नाउ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैन रिएक्ट विद द phosphoric acid of the next nucleotide present at the 5 prime end। ओके, तो इस तरीके से इनका रिएक्शन होता रहेगा और जब हमारे पास एक पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनेगा so you will observe a free 5 prime group having phosphoric acid at one end और उसके दूसरे एंड पे यू विल ऑब्जर्व 3 प्राइम एंड हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। सो इन दिस केस a free phosphate group is attached to carbon number 5 as you can see here and a free hydroxyl group is attached to carbon number 3 of the last nucleotide। okay, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये जो है हमारे पास पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड उसकी सिंथेसिस होगी। So, the number of the adenine is equal to the number of thymine। तो अगर हम बात करें पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड में तो एडेनिन जो है उसका नंबर बिल्कुल थायमीन के इक्वल होता है क्योंकि एडेनिन थायमीन से बॉन्ड बनाती है। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द एडेनिन एंड थायमीन, ठीक है। Similarly, guanine is equal to the number of cytosine because guanine is going to make 3 hydrogen bonds with the cytosine as you can see here
adenine and thymine, they are going to make 2 hydrogen bonds, as well as guanine and cytosine, they are going to make 3 hydrogen bonds. So definitely जितनी adenine की amount है उतनी ही thymine की, और जितनी guanine की amount है उतनी ही cytosine की भी होगी. लेकिन अगर हम रेशो की बात करें, तो जो रेशो है हमारे पास एडेनिन guanine यानी प्यूरिन्स की, दिस रेशियो इज इक्वल टू थायमिन साइटोसिन, यानी कि जो हमारे पास पायरिमिडीन्स हैं उनकी, ठीक है. सो द रिजल्ट इज अ लेडर लाइक स्ट्रक्चर एज यू कैन सी हियर. तो हमारे पास जो रिजल्ट हमें मिलता है ये एक इस तरह का लेडर लाइक स्ट्रक्चर है. 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और जो दूसरा है वो अपोजिट डायरेक्शन में 3 प्राइम टू 5 प्राइम. और एक स्ट्रैंड पे मौजूद जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, this is going to make hydrogen bonds with the nitrogenous base present on the other strand. ठीक है, तो इस तरह से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द साइटोसिन एंड गवानिन और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन दी थायमिन एंड एडेनिन, ये बनते रहेंगे, ठीक है. और 2 जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं, ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाएंगे, एंड देन दे आर गोइंग टू ट्विस्ट ईच अदर, ओके, लाइक अ लेडर. सो अब हम अगर बात करें इस ट्विस्टिंग की, ठीक है, या डबल हेलिकल मॉडल की, तो इसमें पर टर्न, ये जो आपको एक टर्न नज़र आ रही है, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर की जो टर्न नज़र आ रही है, पर टर्न इसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं. इस तरह के जो आपको, इसे हम कहेंगे 1 बेस पेयर CG, द अदर बेस पेयर इज़ TA, द अदर वन इज़ AT, ठीक है. तो इस तरह के 10 बेस पेयर्स जो हैं, इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA की एक टर्न में प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है. तो ओके जी. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. तो अगर हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करें, सो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कंसिडर्ड द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल डिस्कवरी ऑफ 20th century. So it was demonstrated by the technique X-ray diffraction technique, ठीक है, carried by the Maurice H.F. Wilkins and Rosalind Franklin. एंड उसके बाद इनके काम करने के बाद जो है वो 2 यंग रिसर्चर्स थे हमारे पास, जी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जेम्स एंड वॉटसन. तो इन्होंने 1953 में जो है वो डबल हेलिकल मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से जो है वो पब्लिश किया था, ठीक है. ओके जी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन. सो डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे सेल्स में प्रेजेंट जो डीएनए है इट इज गोइंग टू डिवाइड, ठीक है. सो एवरी टाइम अ सेल डिवाइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मस्ट बी प्रिसाइजली कॉपीड इन द डॉटर सेल्स, क्योंकि जब माइटोसिस होती है एक सेल से 2 सेल्स बनेंगे, सो डेफिनेटली उन दोनों सेल्स का जो मटेरियल है माइटोसिस में, जो क्रोमोसोम्स हैं, जो डीएनए है, वो दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. और ये तभी हो सकता है जब डीएनए जो है वो प्रॉपर्ली रेप्लिकेट करेगा, यानी अपनी कॉपी जनरेट करेगा. उसकी कॉपी जो है वो कैसे जनरेट होती है उसी का प्रोसेस हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो इसका कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं जी. ओके. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का. द 2 स्ट्रैंड्स आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. फर्स्ट वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम और सेकंड जो है वो 3 टू 5 है. तो ये पेरेंट डीएनए है. तो हमारे पास जो है वो हेलिकेज एंजाइम इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करके दोनों स्ट्रैंड्स की जो है वो अनवाइंडिंग करवा देगा, एज यू कैन सी हियर. देन हमारे पास जो है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है. डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एबिलिटी है कि ये जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड अप कर सकता है, ठीक है. तो फिर ये क्या करेगा, हमारे पास ये जो 2 पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं ये टेम्पलेट का काम करेंगे, और इनके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं उनसे ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करके न्यू स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस होगी, ठीक है. तो यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स होते हैं हमारे पास, एक है लीडिंग और एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड. एज यू कैन सी हियर, लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ ग्रो करता है इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है. तो इसका जो टेम्पलेट है उसकी डायरेक्शन 3 टू 5 होगी, और लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क जो है ये ग्रो करेगा. ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, ठीक है. लेकिन दूसरी डायरेक्शन में हमारे पास है 5 प्राइम टू 3 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है इट विल ऐड न्यूक्लियोटाइड्स इन 5 टू 3, तो इट विल ग्रो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है. और it will be synthesized discontinuously as a series of short fragments, और इन short fragments को कहा जाता है जी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है. अब ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं
फिर एट द एंड जब ये लैगिंग स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाता है जो कि डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, तो इस लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर प्रेजेंट जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए यानी इनके आपस में बॉन्ड्स बनाने के लिए लाइगेज एंजाइम जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है? ये इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के आपस में बॉन्ड्स बनाएगा लाइगेज एंजाइम और फिर ये लैगिंग स्ट्रैंड जो है ये भी कंटीन्यूअस स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? सो डीएनए रेप्लिकेशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपने जो माइंड में रखनी है, वो एक तो डीएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम का फंक्शन है, दैट इज़ गोइंग टू ऐड द न्यूक्लियोटाइड्स और हेलिकेज़ एंजाइम है दैट इज़ गोइंग टू अनवाइंड द डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर और स्ट्रैंड, ठीक है? और फिर रेप्लिकेशन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रही होती है। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं लीडिंग और लैगिंग। लीडिंग जो है वो टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फ़ॉर्क और लैगिंग जो है वो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फ़ॉर्क एज़ अ सीरीज़ ऑफ शॉर्ट फ्रैगमेंट्स सिंथेसाइज़ होता है और इन फ्रैगमेंट्स को एट द एंड आपस में जोड़ने के लिए जो एंजाइम है, दिस एंजाइम इज़ द लाइगेज़ एंजाइम, ओके? So at the end, two daughter strands are going to be synthesized in this way, okay? So along with the two parent strands, you can observe the two daughter strands. ओके सो द नेक्स्ट वन इज़ द जेनेटिक कोड। सो अगर हम जेनेटिक कोड की बात करें तो हमारे पास जो है वो रेप्लिकेशन में हमने देखा कि इस तरह से 2 डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज़ होते हैं। ये जो आपके पास बॉक्सेस हैं यहाँ पे, ये बॉक्सेस शो कर रहे हैं जी न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है? और हमें पता है कि हर न्यूक्लियोटाइड के साथ एक बेस अटैच होती है, ठीक है? अगर यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट के ऊपर ग्वानिन हो तो उसके अपोज़िट जो न्यूक्लियोटाइड अटैच की जाएगी इट विल हैव दी साइटोसिन, ठीक है? अगर यहाँ पे टेम्पलेट पे एडेनिन हो, तो जो न्यूक्लियोटाइड ऐड की जाएगी उसके साथ जो नाइट्रोजनस बेस होगी, वो होगी थायमीन, ठीक है? तो इस तरह से सिंथेसिस हो रही होती है ऑपोज़िट न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करके। अगर हम जेनेटिक कोड की बात करें, तो कोड यानी ये कोड है फॉर स्पेसिफाइंग द अमाइनो एसिड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है? जीन्स की फॉर्म में होता है। अब हमें पता है कि जीन्स क्या हैं? जो जीन्स हैं वो हमारे पास डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं, ठीक है? उन सीक्वेंसेस वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। डीएनए के ऊपर प्रेज़ेंट होते हैं हमारे पास डीएनए जो है वो एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है, ठीक है? तो जो न्यूक्लियोटाइड्स के जो कुछ सीक्वेंसेस हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस उनको हम कहते हैं जीन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोडिंग की बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई द अमाइनो एसिड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो जेनेटिक कोड का मतलब ये हुआ कि वो जो कोडिंग है वो जीन्स के थ्रू हो रही है, यानी वो जो कोडिंग है वो न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू हो रही है, न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस के थ्रू हो रही है, ठीक है? तो इसका मतलब ये कि हमें जो है वो अमाइनो एसिड्स को कैसे स्पेसिफाई करना है, हमें न्यूक्लियोटाइड्स के कुछ सीक्वेंसेस को रेफर करना है फॉर स्पेसिफाइंग द अमाइनो एसिड्स, ठीक है? तो डीएनए कोडिंग बाय बेस सीक्वेंस यही हमें बता रहा है इसमें कि हमने किस तरीके से जो है वो एक जेनेटिक कोड को बनाना है फॉर स्पेसिफाइंग द अमाइनो एसिड्स। अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 डिफरेंट बेसिस हैं, ठीक है? वो 4 बेसिस कौन-सी हैं? वी नो दैट एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन और आरएनए के केस में थायमीन विल बी रिप्लेस्ड बाय द यूरासिल, ठीक है? तो टोटल हमारे पास 4 ही हैं अगर हम बात करते हैं डीएनए की और आरएनए की, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड्स तो हमारे पास 4 हैं बट वी आर हैविंग टोटल 20 अमाइनो एसिड्स। ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं जिनसे हमारी बॉडी की मैक्सिमम प्रोटीन्स बन रही हैं, ठीक है? सो हमारे पास जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अगर उन 4 न्यूक्लियोटाइड्स में हम 2-2 बेसिस की जो है वो पेयरिंग करते हैं, तो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम कोडॉन्स बन जाती हैं, यानी मैक्सिमम 2-2 बेसिस की अगर हम पेयरिंग करें, तो मैक्सिमम कोडॉन्स बन जाती हैं, वो 20 अमाइनो एसिड्स की कोडिंग से कहीं ज़्यादा होंगी। अगर हम 4-4 के पेयर्स बनाते हैं, सो इससे हमारे पास बहुत कम कोडॉन्स बनेगी, ओनली जो है वो 16-15 कोडॉन्स बनेगी और these codons will not be enough for specifying the 20 अमाइनो एसिड्स। तो फिर जो है वो हमारे पास अगर हम 3-3 लेटर्स की यानी 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स की 3-3 बेसिस की पेयरिंग बनाते हैं, तो इससे हमारे पास 64 पॉसिबल कोडॉन्स बनती हैं, ठीक है? और ये जो 64 पॉसिबल कोडॉन्स हैं, दे विल कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड्स। अब इनमें रिडंडेंसी पाई जाती है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है वो अगर 3 या 4 कोडॉन्स के सीक्वेंसेस हैं, 3-3 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसको एक कोडॉन कहा जाता है, ठीक है?
तो हमारे पास 3-3 न्यूक्लियोटाइड के अगर 4 से 5 सीक्वेंसेस हैं, तो वो सेम सीक्वेंसेस जो हैं वो एक ही अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, ठीक है? डिफरेंस सिर्फ जो है वो लास्ट वाली न्यूक्लियोटाइड का होता है, तो इसको हम रिडंडेंसी कहते हैं, ओके? सो 64 पॉसिबल कोडॉन्स, यहाँ पे जो आपने ज़हन में बात रखनी है वो ये है कि 3-3 लेटर्स यानी 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है उसको हम एक कोडॉन कहते हैं। और इस तरह से हमारे पास वो टोटल 64 पॉसिबल कोडॉन्स बनती हैं एंड दीज़ 64 कोडॉन्स कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स। इसका मतलब ये हुआ कि मोर देन 1 कोडॉन्स कोड फॉर दी 1 अमीनो एसिड, ओके? ये चीज़ अभी आपको हम जो है वो समझ आ जाएगी, ओके? सो यू कैन सी हियर यूसीएजी, यूसीएजी, ये 4 हमारे पास जो है वो जी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है? हमने यहाँ पे 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस बनाए हुए हैं एज़ यू कैन सी हियर एंटायरली। सो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस दैट वुड बी नोन एज़ कोडोन, ठीक है? और इस तरह के हमने जो है वो इफ यू आर गोइंग टू अरेंज द न्यूक्लियोटाइड्स इन सच वे, तो हमारे पास टोटल 64 इस तरह की पॉसिबल कोडॉन्स बनती हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस, 1 कोडॉन, और इस तरह के हमारे पास टोटल 64 ये कोडॉन्स आपको ये जो नज़र आ रही हैं, ये 64 कॉम्बिनेशंस हमें दिखाई देते हैं 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है? नाउ यू कैन सी हियर, ये जो है हमारे पास जी 4 जो आपको कोडॉन्स नज़र आ रही हैं, जीजीयू, ठीक है? जीजीसी, जीजीए एंड जीजीजी। तो इसमें जीजी ये हमारे पास जो है वो इन तीनों कोडॉन्स में जीजी यानी जो 2 लेटर्स हैं वो कॉमन है और लास्ट वाला जो लेटर है वो डिफरेंट है, यूसीएजी है, ठीक है? और ये चारों की चारों जो कोडॉन्स हैं, दे कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड ग्लाइसिन, ठीक है? यानी अगर आपको जीजीयू, ठीक है, या जीजीसी दोनों में से कोई भी कोडॉन दिखाई देती है, तो जो अमीनो एसिड ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रोटीन में वो ग्लाइसिन ही होगा हमेशा, ठीक है? इसको हम कहते हैं रिडंडेंसी। यानी इन टोटल हमारे पास ये जो अमीनो एसिड्स हैं, इफ वी आर गोइंग टू काउंट देम, तो ये 20 अमीनो एसिड्स हैं और ये जो कोडॉन्स हैं ये 64 कोडॉन्स हैं और इन कोडॉन्स में 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन्स भी कोड कर सकती हैं। इसी तरह ये 64 कोडॉन्स जो हैं, दीज़ आर इनफ फॉर कोडिंग 20 अमीनो एसिड्स, ओके? So next is the transcription and the role of messenger RNA. सो ट्रांसक्रिप्शन क्या है जी हमारे पास, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए सीक्वेंस से एक जीन जो है उसकी कॉपी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? एंड इट इज़ द आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस एनकोडिंग द जीन, ठीक है? पूरे डीएनए के ऊपर जो एक जीन प्रेज़ेंट है, उस जीन को मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में कॉपी किया जाता है ताकि उसके बाद फिर उसकी न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करके प्रोटीन बनाई जाए। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है जी आरएनए पॉलीमरेज़, ठीक है? सो 2 स्ट्रैंड्स में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, यानी उसको मैसेंजर आरएनए उससे बनाया जाता है, ठीक है? और उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड। एज़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, दिस वन, ये टेम्पलेट और एंटीसेंस स्ट्रैंड है, ठीक है? और उसको हम जो उसके ऑपोज़िट साइड पे स्ट्रैंड होगा उसको हम कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड कहेंगे, ठीक है? अब जो आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम है जी, वो मैसेंजर आरएनए को भी 5 टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही सिंथेसाइज़ करता है। जस्ट लाइक द डीएनए पॉलीमरेज़ जिसने डीएनए के स्ट्रैंड्स को भी 5 से 3 की डायरेक्शन में सिंथेसाइज़ किया था, ओके? अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज़ होगा जो तीनों टाइप्स के आरएनएज़ को बनाता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स, ठीक है? यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज़ेज़ हैं, जो 3 तरह के आरएनएज़ को बनाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज़ 1 फॉर सिंथेसाइजिंग राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज़ 2 फॉर सिंथेसाइजिंग मैसेंजर आरएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज़ 3 फॉर सिंथेसाइजिंग ट्रांसफर आरएनए। यानी 3 तरह के आरएनएज़ को बनाने के लिए 3 डिफरेंट तरह के आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं जी प्रोसेस की। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो तब स्टार्ट होगी जब आरएनए पॉलीमरेज़ जो है वो हमारे डीएनए के ऊपर प्रेज़ेंट जो यानी जो डीएनए के ऊपर जीन है, उस जीन के प्रमोटर रीजन के साथ आके बाइंड करेगा। एक जीन का एक होता है प्रमोटर रीजन यानी स्टार्टिंग पॉइंट
एक होता है इसका एंडिंग पॉइंट दैट इज नोन एज टर्मिनेटर रीजन। तो प्रमोटर रीजन के साथ जैसे ही आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ठीक है, तो जो है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो हमने लोकेशन बतानी है प्रमोटर की। बेसिकली प्रमोटर जो है उसके ऊपर 2 साइट्स होती हैं। एक साइट है TTGACA, ठीक है, और दूसरी साइट है TATAAT, ठीक है। TTGACA और दूसरी साइट है टाटा एट भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये प्रमोटर के ऊपर 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। यानी यहाँ पे प्रमोटर है तो उसके साथ 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, TTGACA एंड टाटा एट, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में जो TTGACA है इट इज लोकेटेड एट -35 सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और टाटा एट -10। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उसमें TTGACA एट -75 एंड टाटा एट -25 साइट ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, अपस्ट्रीम द जीन। सो यहाँ पे प्रमोटर है, प्रमोटर की 2 साइट्स हैं, बाइंडिंग साइट्स TTGACA एंड टाटा एट, जिसके साथ जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड करेगा, ठीक है। इनिशियली हमारे पास जो है वो आरएनए पॉलीमरेज का एक सिग्मा फैक्टर भी होता है उसके साथ अटैच, जैसे ही ये करेक्ट इनिशिएशन के लिए है, ट्रांसक्रिप्शन की करेक्ट इनिशिएशन के लिए, प्रमोटर की बाइंडिंग साइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही बाइंड कर जाता है प्रमोटर की इन 2 बाइंडिंग साइट्स के साथ, तो सिग्मा फैक्टर जो है इट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड आउट, वो रिलीज हो जाएगा। और जो रिमेनिंग एंजाइम है उसे हम कहेंगे जी कोर एंजाइम, ठीक है। सिग्मा फैक्टर रिलीज होने के बाद जो रिमेनिंग एंजाइम है कोर एंजाइम, अब वो कोर एंजाइम जो है वो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे मूव करेगा और इसकी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करेगा। यानी एडेनिन के ऑपोजिट अब यहाँ पे थायमिन नहीं बल्कि यूरासिल अटैच होगी, क्योंकि हम आरएनए को बनाने जा रहे हैं, ठीक है। साइटोसिन के अगेंस्ट ग्वानिन, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे थायमिन होगी, तो उसके अगेंस्ट जो है वो एडेनिन। सो ये सारे सीक्वेंसेस अटैच होते जाएंगे। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे मूव करता जाएगा और जो कोडोन्स हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक्सपोज होती जाएंगी और आरएनए की सिंथेसिस होती जाएगी इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ओके। देन हमारे पास जो है एट द एंड एक स्टॉप सीक्वेंस अपीयर होगा, ठीक है। और उस स्टॉप सीक्वेंस में क्या चीज होती है जी, जीसी बेस पेयर्स होती हैं फॉलोड बाय एटी बेस पेयर्स। यानी जीसी बेस पेयर्स का एक सीक्वेंस है इस तरह से, जीसी 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 एंड देन एटी एटी एटी, ठीक है। तो इस तरह से इस डबल हेलिकल डीएनए के ऊपर जीन के टर्मिनेटर रीजन के ऊपर ये सीक्वेंस होता है, जीसी बेस पेयर्स एंड एटी बेस पेयर्स का सीक्वेंस। वो स्टॉप सिग्नल होता है, जैसे ही वो अपीयर होगा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और मैसेंजर आरएनए यहाँ से फ्लिप आउट हो जाएगा, ठीक है। और जो जीसी बेस पेयर्स वाला सीक्वेंस है जब उसकी कोडिंग होगी तो मैसेंजर आरएनए के एंड पे जीसी हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ओके। So RNA formed in this region forms a GC hairpin followed by 4 or more U ribonucleotides, ठीक है। यानी T के ऑपोजिट AT बेस पेयर्स हैं तो T के ऑपोजिट जो है वो U ribonucleotides मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच की जाएंगी और इस तरीके से ये जो हमारे पास टर्मिनेटर रीजन है वो उसकी कोडिंग हो जाएगी मैसेंजर आरएनए पे और आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास कुछ जो है वो इसकी मॉडिफिकेशन है कि जो मैसेंजर आरएनए है, जब बैक्टीरिया की बात की जाए तो क्योंकि बैक्टीरिया में क्लियर जो है वो न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस की, ठीक है। सो डायरेक्टली जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस में हो रही होती है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, सो यूकैरियोट्स आर हैविंग ट्रू न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस हो जाती है न्यूक्लियस में, सो दिस मैसेंजर आरएनए विल नीड टू ट्रेवल एंड मूव इनटू द साइटोप्लाज्म। तो इसकी ये जो मूवमेंट है, ट्रैवलिंग है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, इस दौरान बहुत से एंजाइम्स अटैक करके उस मैसेंजर आरएनए को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट मैसेंजर आरएनए। तो फॉर दैट पर्पस देयर इज अ कैप दैट इज नोन एज द 5 मिथाइल कैप, सॉरी 7 मिथाइल जीटीपी कैप, ओके। सो ये 5 प्राइम एंड जो है मैसेंजर आरएनए का, वहां पे एक 7 मिथाइल जीटीपी, ये एक न्यूक्लियोटाइड है,
ये अटैच की जाती है, ठीक है। एंड एट द 3 प्राइम एंड पोली ए टेल ऐड की जाती है, ताकि जो है वो हमारे पास कैप और टेल ऐड करने से जो मैसेंजर आरएनए है वो प्रिजर्व हो सके, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो थोड़ी-सी इसकी और मॉडिफ़िकेशन होती है मैसेंजर आरएनए में। जितने भी सीक्वेंसेस हैं वो सारे के सारे कोडिंग नहीं होते, ठीक है। कुछ इंट्रॉन्स हैं दैट आर नॉन कोडिंग रीजन्स और कुछ हैं एक्सॉन्स दैट आर कोडिंग रीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इन एक्सॉन्स को जो है इंट्रॉन्स को जो कि नॉन कोडिंग रीजन्स हैं उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। और जो एक्सॉन्स हैं जो कोडिंग रीजन्स हैं उनको आपस में अटैच किया जाता है, ठीक है। ताकि हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है वो कंप्लीटली उसके पास कोडिंग सीक्वेंसेस हों फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इसको हम कहते हैं जी हमारे पास इसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इसको इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग का प्रोसेस कहते हैं। रिमूविंग द इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग टुगेदर द एक्सॉन्स इज नोन एज स्प्लाइसिंग, ओके। एंड these are the post transcriptional modifications. So now we are moving towards the translation. ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए इट इज ट्रांसलेटेड इनटू द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, ओके। सो मैसेंजर आरएनए एज वी कैन सी हियर इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन इसके साथ बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं बिकॉज दीज राइबोसोम्स are going to read these sequences of the codons and they are going to transfer the specific amino acids for the synthesis of protein, okay. So at one time अगर हमारे पास इस मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाएं as you can see here, तो इन राइबोसोम्स की अटैचमेंट को when a lot of ribosomes are going to attach with messenger RNA, so a structure will be formed that is known as polysome, okay. इसको हम पोलीसोम कहते हैं और पोलीराइबोसोम, ओके जी। सो अब हमारे पास जो है वो इसमें जनरली होता क्या है कि दिस वन इज द मैसेंजर आरएनए, ठीक है। सो मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोमल आरएनए के साथ अटैच होगा यानी राइबोसोम्स के साथ अटैच होगा, ओके। सो मैसेंजर आरएनए लाइज ऑन द राइबोसोम्स इन सच अ वे दैट ओनली वन ऑफ द कोडोन इज एक्सपोज्ड। मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम के साथ इस तरह से अटैच होगा कि एट वन टाइम इसकी एक ही कोडोन एक्सप्रेस होती है, ठीक है। इसकी कोडोन के साथ जो है वो हमारे पास ये है ट्रांसफर आरएनए, दिस वन इज मैसेंजर आरएनए, दिस ब्लू वन इज राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम, ओके। एंड हमारे पास जैसे ही राइबोसोम अटैच होगा तो मैसेंजर आरएनए की एक कोडोन यानी सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स वो एक्सपोज हो जाएगी और उसके साथ जो है वो ट्रांसफर आरएनए, दिस वन इज ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए जो है वो अपनी एंटी कोडोन के थ्रू इस कोडोन के साथ बाइंड करेगा। इस कोडोन और एंटी कोडोन को हम नेक्स्ट स्लाइड में भी कवर करते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये बाइंड करेगा इसके सीक्वेंस को रीड करेगा, ये एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और फिर राइबोसोम जो है वो उसकी मज़ीद थोड़ी-सी शिफ्टिंग होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, न्यू कोडोन एक्सपोज़ होगी और न्यू ट्रांसफ़र आरएनए विद एंटीकोडोन उसके साथ बाइंड करेगा और न्यू एमिनो एसिड को ट्रांसफ़र करेगा एंड सो ऑन। इस तरह से प्रोटीन की जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस हो जाएगी। ओके जी। सो दिस वन इज़ द ट्रांसफ़र आरएनए। अब यहाँ पे हम ट्रांसफ़र आरएनए को देखेंगे कि ये ट्रांसफ़र आरएनए है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसकी डायरेक्शन है। ये इसकी 3 जो है वो हमारे पास लूप्स होती हैं, ठीक है? और सो इसकी 3 लूप्स में से जो ये लूप है दिस वन इज़ नोन एज़ एंटीकोडोन लूप, ठीक है? ये जो एंटीकोडोन लूप है इट विल बाइंड विद द कोडोन ऑफ द मैसेंजर आरएनए यानी अगर हमारे पास कोडोन पे सीक्वेंस हो CUA तो उसके ऑपोज़िट जो है वो GAU इस एंटीकोडोन ऑफ ट्रांसफर आरएनए का सीक्वेंस होगा, ठीक है? ये इसको रिकॉग्नाइज़ करेगी। देन इसका हमारे पास दिस वन ये जो हमारे पास सेकंड लूप है ये लूप जो है ये एक्टिवेट करती है एक एंजाइम को दैट इज नोन एज एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ठीक है। ये ट्रांसफर आरएनए जो है उसके 3 प्राइम पे प्रेजेंट हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ एमाइनो एसिड को अटैच करवाता है थ्रू दी ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो 3 प्राइम पे प्रेजेंट हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है इसका रिएक्शन होगा विद द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ द एमाइनो एसिड, ठीक है। और ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन के ज़रिए
ये जो लूप है, दिस लूप एक्टिवेट्स दिस एंजाइम फॉर दिस फंक्शन, ठीक है? तो ये हमारे पास ट्रांसफर आरएनए। अब हम देखते हैं ट्रांसलेशन की स्टेजेस को। तो इनिशियली क्या होता है जी, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है जब अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा हमेशा वो एन फॉर्माइल मेथियोनीन ही होगा, ठीक है? यूकैरियोट्स में मेथियोनीन है, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स दिस वन इज एन फॉर्माइल मेथियोनीन। और हमेशा मैसेंजर आरएनए पे जो इनिशियल कोडोन होगी वो भी इस मेथियोनीन की होगी, दैट इज AUG, ठीक है? सो इनिशियली क्या होता है जी, जो हमारे पास स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट है, मैसेंजर आरएनए जो स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट है राइबोसोम का, इट विल गेट अटैच विद द मैसेंजर आरएनए, ठीक है? देन हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए विद इट्स एंटीकोडोन इट विल बाइंड विद द कोडोन ऑन द मैसेंजर आरएनए एट द पी साइट, ठीक है? जो राइबोसोम है उसकी 3 मेजर साइट्स होती हैं, ए साइट, पी साइट, ई साइट। इन तीनों साइट्स का हम फंक्शन देख लेते हैं जी। जो हमारे पास पी साइट है, ये पेप्टाइडल साइट है। ये वो साइट है जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस होगी, ठीक है? देन जो ए साइट है वो एमाइनो एसाइल साइट कहलाती है। यहाँ पे सक्सेसिव एमाइनो एसिड बियरिंग ट्रांसफर आरएनए विल बाइंड। जो नेक्स्ट एमाइनो एसिड है अटैच्ड विद द ट्रांसफर आरएनए वो आके यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है? लास्ट वन है जो वो है ई साइट, एग्जिट साइट। यहाँ से एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है? तो 3 साइट्स हैं। इनिशियली हमारे पास जो है वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसमें जो स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट है उसके साथ मैसेंजर आरएनए अटैच होगा और फिर इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ जो है वो ट्रांसफर आरएनए, फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए विद एन फॉर्माइल मेथियोनीन अमीनो एसिड वो अटैच होगा, ठीक है, एट द पी साइट। देन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट भी अटैच हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो कोडोन अपीयर होगी एट द ए साइट और नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए विद द नेक्स्ट एमाइनो एसिड वो आके ए साइट पे अटैच होगा। देन यहाँ पे जो है वो बॉन्ड बनेगा एज यू कैन सी हियर, पी और ए साइट पे इकट्ठे जो हमारे पास 2 ट्रांसफर आरएनएज हैविंग द अमीनो एसिड्स वो प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पे जो पी साइट पे प्रेजेंट ट्रांसफर आरएनए है उसका उसके अमीनो एसिड के साथ जो बॉन्ड है इट विल बी ब्रोकन डाउन, ठीक है? और 2 अमीनो एसिड्स के दरमियान जो है यहाँ पे बॉन्ड की सिंथेसिस होगी और एक तो वो अमीनो एसिड जो कि ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच है ऑन द ए साइट और दूसरा वो अमीनो एसिड जो ट्रांसफर आरएनए से जिसने बॉन्ड ब्रेक कर लिया है प्रेजेंट एट द पी साइट, ठीक है? तो इन दोनों अमीनो एसिड्स का आपस में बॉन्ड बनेगा और ये जो हमारे पास एंजाइम्स जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन द ट्रांसफर आरएनए एंड अमीनो एसिड ऑन द पी साइट एंड फॉर मेकिंग द बॉन्ड बिटवीन द 2 अमीनो एसिड्स, ये जो एंजाइम है ये लार्ज राइबोसोमल सबयूनिट ही इस एंजाइम के तौर पे काम करता है और इसको हम राइबोजाइम कहते हैं, ठीक है? यही कैटालाइज करता है इन रिएक्शंस को। देन हमारे पास जो एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए होगा एट द पी साइट वो ई साइट पे मूव करेगा एज यू कैन सी हियर और वहां से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है? देन जो हमारे पास ए साइट पे प्रेजेंट ट्रांसफर आरएनए है विद द 2 अटैच्ड अमीनो एसिड्स वो पी साइट पे आ जाएगा और ए साइट अगेन जो है वो एम्प्टी हो जाएगी फॉर द नेक्स्ट इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए, ठीक है? तो इस तरीके से राइबोसोम जो है वो मूव करता रहेगा मैसेंजर आरएनए पे और कोडोन्स अपीयर होती रहेंगी और इन कोडोन्स के साथ सक्सेसिव ट्रांसफर आरएनएज बियरिंग द अमीनो एसिड अटैच होते रहेंगे एट द ए साइट और ई साइट से जो है वो एम्प्टी ट्रांसफर आरएनएज आफ्टर शिफ्टिंग द अमीनो एसिड्स वो रिलीज आउट होते जाएंगे, ठीक है? और एट द एंड यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीपेप्टाइड चेन। सो इट वाज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन और द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और ये सिंथेसिस कब रुकेगी? जब मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो है वो यूएए यानी एक स्टॉप कोडोन अपीयर होगी, ओके? सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी सेल साइकिल। सो सेल साइकिल जो है वो हमारे पास इनिशियली में बताना होगा सेल साइकिल में होता क्या है। 2 बेसिकली फेजेस हैं, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है? सेल जो है वो अपनी डिफरेंट फेजेस को कंप्लीट करता है अपनी डिवीजन के लिए। सो सेल साइकिल में जो मेजर इवेंट्स हैं इट इंक्लूड्स द पीरियड ऑफ ग्रोथ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन। यानी पहले सेल थोड़ा सा साइज में इंक्रीज होगा, उसकी ग्रोथ होगी, उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, डीएनए डबल होगा और फिर जो है वो सेल 1 से 2 में डिवाइड करेगा, ओके?
अब हमारे पास इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल की भी 2 फेजेस हैं जी। द फर्स्ट वन इज़ इंटरफेज एंड द सेकंड वन इज़ माइटोटिक फेज, ठीक है? जो इंटरफेज है ये है हमारे पास नॉन एपरेंट डिवीजन, इसमें सिर्फ अपने आप को सेल प्रिपेयर कर रहा है फॉर द डिवीजन। और जो माइटोटिक फेज है ये है पीरियड ऑफ एपरेंट डिवीजन, इसमें ज़ाहिरी तौर पे जो सेल है वो 2 में डिवाइड करता है। ओके, फिर हमारे पास जो ईच फेज है, इंटरफेज है या माइटोटिक फेज है, वो फर्दर सब फेजेस में डिवाइड हुई है। इन दोनों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज द इंटरफेज, ठीक है? Interphase is the period of the life cycle or cell cycle between two consecutive divisions, यानी इससे पहले और इसके बाद में माइटोसिस होगी, ठीक है? जो सेल माइटोसिस यानी जिस सेल की माइटोसिस होती है वो माइटोसिस के बाद जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं वो इंटरफेज में एंटर होते हैं और अपनी इंटरफेज कंप्लीट करने के बाद वो अगेन माइटोसिस में चले जाते हैं, ठीक है? तो 2 जो अपेरेंट डिवीजन्स हैं माइटोसिस उनके दरमियान आती है इंटरफेज, ओके? सो इसमें हमारे पास फर्दर 3 फेजेस हैं इंटरफेस की, G1, S और G2 फेज। तो अब हम देखेंगे कि इनमें क्या चेंजिंग्स हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है? ये 2 हमारे पास जो हैं वो डॉटर सेल्स हैं। इससे एक डॉटर सेल को जी ले लेते हैं। तो जो फर्स्ट फेज है G1 फेज, इसमें हम देखेंगे कि G1 फेज में क्या होता है। G1 phase में cell normally grows in size, enzymes are synthesized and DNA based units are accumulated, ठीक है? इसमें सिर्फ जो है ये चेंजिंग्स आती हैं। देन सेल जो है वो एंटर हो जाता है सिंथेसिस फेज में, लेकिन सिंथेसिस फेज में एंटर होने से पहले सेल जी नोड फेज में जाते हैं। ये रेस्टिंग फेज होती है, ठीक है? कुछ सेल्स इसमें परमानेंटली चले जाते हैं, कुछ कुछ दिनों के लिए, कुछ कुछ घंटों के लिए, और जो है वो इस तरीके से कुछ 1 साल के लिए जी नोड फेज में जाते हैं। रेस्टिंग फेज है ये, ठीक है? और देन अगर वो जी नोड फेज से निकल आए देन वो सिंथेसिस फेज में जाएँगे, ठीक है? हर सेल की जो है वो इसके लिहाज से स्पेसिफिसिटी है, इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता है। देन हमारे पास एस फेज है। सो एस फेज जो है इसको सिंथेसिस फेज कहते हैं। इसमें डीएनए की सिंथेसिस होगी और क्रोमोसोम का नंबर डबल होगा। एज़ यू कैन सी हियर क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे जो है वो डबल हो चुका है। देन वी आर हैविंग द जी टू फेज। तो जो जी टू फेज है इसको प्री माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। इसमें सेल जो है वो फाइनली अपने आप को प्रिपेयर करेगा, एनर्जी स्टोरेज होगी फॉर द क्रोमोसोम मूवमेंट, माइटोसिस स्पेसिफिक प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी, आरएनए और माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स की सिंथेसिस होगी, ठीक है? तो जो हमारे पास G2 है दिस इज़ नोन एज़ प्री माइटोटिक, क्योंकि इसके बाद फिर सेल एंटर हो जाता है माइटोसिस में। यू कैन सी हियर अपैरेंटली सेल अब जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करने जा रहा है, ठीक है? तो G2 इज़ द प्री माइटोटिक फेज़ एंड फिर जो माइटोसिस के बाद डॉटर सेल्स हैं वो एंटर हो जाएँगे G1 में। तो G1 इज़ द पोस्ट माइटोटिक, यानी माइटोसिस से पहले प्री माइटोटिक फेज़ जो है वो G2 है और माइटोसिस के फ़ौरन बाद पोस्ट माइटोटिक फेज़ जो है वो G1 है, ओके? हमारे पास जो पूरा सेल साइकिल है, अगर हम बात करें ह्यूमन्स की, सो इट टेक्स 24 आवर्स, 30 मिनट्स की इसमें माइटोसिस है, ठीक है? और बाकी जो टाइम है रिमेनिंग 23.5 आवर्स जो हैं वो लेती है जी इंटरफ़ेज़, ठीक है? यानी सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। उसमें से G1 9 आवर्स, एस फेज़ 10 आवर्स और G2 45 आवर्स, ठीक है? और यीस्ट में कंप्लीट जो सेल साइकिल है वो 90 मिनट्स का है ओनली। देन माइटोसिस है हमारे पास। तो माइटोसिस जो है ये एक ऐसी डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल से जब 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, सो बोथ द डॉटर सेल्स विल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज़ द पेरेंट, ठीक है? माइटोसिस की अगर हम बात करें, सो इट टेक्स प्लेस इन हैप्लॉइड सेल्स या इन डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है? और इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, नियरली इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत हो माइटोसिस की, ये होती है जी हमारी बॉडी में, ठीक है? और इसकी जो है वो फर्दर 2 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस विल डिवाइड एंड साइटोकाइनेसिस जिसमें होल सेल और साइटोप्लाज्म विल डिवाइड, ओके? सो द कैरियोकाइनेसिस, अगर हम कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं, सो कैरियोकाइनेसिस में होता क्या है, इनिशियली बनता है जी हमारे पास माइटोटिक अपरेटस। इंटरफेज में जो सेंट्रीओल्स हैं वो डबल हो चुके होते हैं, ठीक है? तो हमें पता है वैसे भी सेल्स में जो है वो न्यूक्लियस के पास 2 सेंट्रीओल्स हैं। सो दीस सेंट्रीओल्स यानी एक पेयर होता है सेंट्रीओल्स का, इंटरफेज में वो डबल हो जाता है। एक पेयर जो है वो न्यूक्लियस की एक साइड पे और दूसरा पेयर जो है वो अपोजिट साइड पे मूव करता है, ठीक है? फिर उसमें से 3 पेयर्स निकलते हैं ट्यूब्यूल्स के, ठीक है? 3 तरह की ट्यूब्यूल्स उसमें से अराइज़ होती हैं। एक जिनको हम कहते हैं जी एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये दीज़ रेडिएट आउटवर्ड एंड फॉर्म द एस्टर।
और सेकंड है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज आर गोइंग टू अटैच विद द काइनेटोकोर रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। और थर्ड है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे एक्सटेंड फ्रॉम वन पोल टू द अदर पोल एंड दे डू नॉट इंटरफेयर विद द क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये तीनों तरह की जो ट्यूब्यूल्स हैं ये अरेंज होने के बाद पूरा एक सेटअप बनाती हैं, दैट इज नोन एज द माइटोटिक अपरेटस, ठीक है। इसको हम देखते हैं प्रोफेज में डिटेल में, बिकॉज कैरियोकाइनेसिस की भी फर्दर फेजेस हैं हमारे पास, ठीक है। और वो जो फर्दर फेजेस हैं, दिस इंक्लूड्स द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। तो जो कैरियोकाइनेसिस की प्रोफेज है उसमें एक्चुअली ये माइटोटिक अपरेटस बनता है। सो अब हम उस फेज को जो है वो देखते हैं। तो द फर्स्ट फेज इज प्रोफेज। सो यू कैन सी हियर, जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है हमारे पास, तो जो डीएनए है, ये जो इनिशियली थ्रेड्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, क्रोमैटिन नेटवर्क की फॉर्म में होता है। वो जो डीएनए है, जो थ्रेड्स हैं, दे आर गोइंग टू वाइंड विद ईच अदर, ठीक है, उनकी एक दूसरे के साथ जो है वो बाइंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो कंपैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा डीएनए, ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल कंपैक्ट होगा और फिर हमें जो है वो उनकी यानी फोल्डिंग होगी और फिर हमें जो है वो नज़र आएँगे प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम्स, ठीक है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता उस वक़्त जो जेनेटिक मटीरियल है हमारा, जो डीएनए है, वो नेटवर्क ऑफ फाइबर्स की फॉर्म में होता है, दैट इज़ नोन एज़ क्रोमैटिन, ठीक है। और जैसे ही प्रोफेज़ स्टार्ट होती है, तो उस वक़्त ये जो वेरी फाइन थ्रेड्स हैं, यानी जो क्रोमैटिन मटीरियल है, इट्स गोइंग टू कंडेंस और ये हमें क्रोमोसोम्स की फॉर्म में जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल स्टेन्स यूज़ करके हमें जो है वो नज़र आना स्टार्ट होगा, ठीक है। थिकनिंग होगी इसकी। अब कुछ चेंजिंग्स जो प्रोफेज में होती हैं, एक तो हमने देखा कि सेंट्रियोल, ये जो है हमारे पास 2 सेंट्रियोल्स और 2 ये हैं, ठीक है। तो ये जो 2 पेयर्स हैं, इनिशियली एक ही पेयर होता है और इंटरफेस में डबल हो जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट पोल पे मूव करेगा और 3 तरह की ट्यूब्यूल्स हैं वो इसमें से अराइज़ होंगी। वो हमने देख ली, एस्ट्रल ट्यूब्यूल्स, देन दीज़ आर पोलर, ठीक है, और कुछ जो हैं वो हमारे पास काइनेटोकोर ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। अब प्रोफेज में जो अदर चेंजिंग्स हैं वो ये कि न्यूक्लियर एनवेलप, यस यू कैन सी हियर, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है इट इज गोइंग टू डिसअपीयर, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है इट विल बी रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म एंड दिस न्यूक्लियोलाई इज आल्सो गोइंग टू डिसअपीयर, ओके। सो माइटोटिक apparatus भी इसमें बन जाएगा, ठीक है। एज यू कैन सी हियर एंटायर माइटोटिक apparatus हैज बीन फॉर्म्ड और जो ये चेंजिंग्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेज में वो सारी यहाँ पे होंगी। देन हमारे पास है जी मेटाफेज। सो मेटाफेज में क्या होता है कि जो हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर्स हैं माइटोटिक अपरेटस के, दे आर गोइंग टू अटैच एट द काइनेटोकोर रीजन ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर एक डिस्क लाइक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। तो उसके साथ ही काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच होंगे और क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू अलाइन एट द सेंटर और एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, ठीक है, फॉर्मिंग एन इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेज प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, एज यू कैन सी हियर, काइनेटोकोर फाइबर्स ऑफ द स्पिंडल आर गोइंग टू अटैच एट द काइनेटोकोर रीजन ऑफ द क्रोमोसोम एंड अलाइन देम एट द इक्वेटर फॉर्मिंग इक्वेटोरियल प्लेट, ओके। देन हमारे पास है जी एनाफेज। एनाफेज जो है वो मोस्ट क्रिटिकल फेज होती है हमारे पास, क्योंकि इट विल इंश्योर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपने माइंड में रखना है, इन माइटोसिस विल राइट हियर क्रोमेटिड्स, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो हमारे पास कुछ चेंजिंग्स होती हैं। जो काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर गोइंग टू एक्सर्ट फोर्स and these sister chromatids are going to separate from each other and then they will migrate towards the opposite poles, okay। देन हमारे पास है जी टीलोफेज। सो टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज इज जस्ट ऑपोजिट टू द प्रोफेज, ठीक है। तो जब क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल पे मूव करेंगे, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं नाउ दे आर गोइंग टू डीकंडेंस एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमैटिन मटेरियल, ओके। दिस mitotic apparatus is going to be disorganized, the nuclear membranes are going to reorganize, nucleoli are going to reappear, okay, and cytoplasm is going to become less viscous, ठीक है। तो ये सारी चेंजिंग्स जो हैं ये बिल्कुल प्रोफेज के ऑपोजिट हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो जो साइटोकाइनेसिस है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, अब न्यूक्लियस की तो डिवीजन हो चुकी है, डीएनए डबल हो चुका है, सेपरेट हो चुका है,
अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन जो है वो एनिमल्स में और प्लांट्स में हम देखेंगे। एनिमल्स की अगर हम बात करें, तो एनिमल्स में ये होता है जी कि जो एस्ट्रल ट्यूब्यूल्स हैं, दे आर गोइंग टू सेंड सिग्नल्स टुवर्ड दिस इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और इस इक्वेटोरियल रीजन की तरफ सिग्नल्स जैसे ही आएँगे, यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, दे विल बी एक्टिवेटेड और उनकी अरेंजमेंट से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है, ठीक है? नाउ दिस रिंग इज़ गोइंग टू डीपन टुवर्ड्स द सेंटर फॉर्मिंग अ क्लीवेज फुरो और इट विल डिवाइड द 2 सेल्स, ओके? ये 2 सेल्स के साइटोप्लाज्म को जो है वो इस तरह से डिवाइड करेगी। तो एनिमल्स की अगर साइटोकाइनेसिस की बात करें, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है और वो एक्टिन और मायोसिन की कंट्रीब्यूशन से बनती है, जो कि 2 सेल्स को सेपरेट कर देगी बाय साइटोप्लाज्म। प्लांट्स के में अगर हम बात करें, तो प्लांट्स में क्योंकि सेंट्रीओल्स नहीं होते, ठीक है? हायर प्लांट्स लैक द सेंट्रीओल्स, तो इनमें जो माइटोटिक apparatus बनता है, वो किसी एक एनालोगस स्ट्रक्चर होता है सेंट्रीओल्स की तरह का तकरीबन, उससे बनता है, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम बात करें साइटोकाइनेसिस की, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग भी नहीं बनती, ठीक है? बल्कि इंटरफ़ेज़ में जो गोल्गी apparatus है, उसके गोल्गी वेसिकल्स बने होते हैं, ठीक है? तो जो गोल्गी वेसिकल्स हैं, दीज़ वेसिकल्स आर गोइंग टू अलाइन इन द सेंटर, ठीक है? और उनके फ्यूज़ होने से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज़ नोन एज़ फ्रैगमोप्लास्ट। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द वेसिकल्स व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है? फिर यहाँ से जो इसी फ्रैगमोप्लास्ट की जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, इट इज़ गोइंग टू बिकम द मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है? ये 2 सेल्स को जो है वो डिवाइड कर देती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस की इम्पोर्टेंस ये है जी कि हेरिडिटरी मटेरियल पेरेंट से डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अनचेंज्ड रहेगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ओके? ये जो है वो एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही है, जो कि डिफरेंट एनिमल्स में और प्लांट्स में होती है, ठीक है? और रीजनरेशन जो है माइटोसिस जैसे ही कोई पार्ट किसी एनिमल की बॉडी का लॉस्ट होगा, जैसे लिज़र्ड की टेल जो है वो लॉस्ट हो जाती है, तो वो हमारे पास माइटोसिस के ज़रिए ही बनती है, ठीक है? देन हमारे पास डेवलपमेंट और जो ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की कंप्लीट ग्रोथ, ठीक है? एम्ब्रियो लेवल पे, वो भी माइटोसिस के ज़रिए ही होती है। देन टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग की अगर हम बात करें, तो टिश्यू कल्चरिंग और क्लोनिंग में भी यही फिनोमेना जो है वो यूज़ हो। प्लांट्स में जो टिश्यू कल्चरिंग और क्लोनिंग है वो भी एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप है, ठीक है? और उसमें भी जो टिश्यू कल्चरिंग में जो टिश्यूज़ हैं उनके सेल्स माइटोटिकली ही डिवाइड करते हैं, ठीक है? फॉर मेकिंग द होल प्लांट एंड देन है जी हमारे पास कैंसर और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो माइटोसिस जो है वो एक प्रोग्राम्ड वे में है हमारी बॉडी में हो रही है, ठीक है? और अगर किसी फैक्टर की वजह से माइटोसिस में कोई डिस्टरबेंस हो जाए, माइटोसिस को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में चेक पॉइंट्स हैं, ठीक है? और ये प्रोग्राम्ड इवेंट होता है। तो अगर माइटोसिस जो है वो कंट्रोल में ना हो रही हो और कंट्रोल्ड वे में नहीं हो रही हो, ठीक है? तो हमारे जो सेल्स हैं वो इन्हें इन एन अनकंट्रोल्ड फैशन वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कैंसर, ठीक है? और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का हो सकता है। सो कैंसर इज़ एक्चुअली द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है? ये तब होगा जब सेल्स बिगिन टू ग्रो एंड डिवाइड इन अनरेगुलेटेड फैशन विदाउट द बॉडीज नीड, यानी बॉडी को चाहे ज़रूरत है या नहीं, योर सेल्स आर गोइंग टू proliferate इन एन अनकंट्रोल्ड वे, ओके? सो इसको हम कहते हैं कैंसर और ट्यूमर। बेसिकली इसकी 2 टाइप्स होती हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर्स जो हैं दे आर लोकलाइज्ड, जिस जगह पे बनते हैं ट्यूमर्स, ये वहीं पे ही जो है वो रहेंगे, ठीक है? बॉडी के बाकी पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होते। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये बॉडी के एक पार्ट में अगर आपको कैंसर है, ठीक है? सो दीज़ सेल्स आर गोइंग टू डिवाइड and they will invade the body's tissues and body's circulatory system और वहाँ से it will set up the areas of proliferation in other parts of the body, ठीक है? So इसको हम कहते हैं malignant tumor और जो spreading है ट्यूमर की this is known as metastasis, okay? Spreading and establishment of secondary areas of growth in body by the tumor cells is known as metastasis, okay? So जो कैंसरस सेल्स हैं इनको हम नॉर्मल सेल्स से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? दे आर लेस डिफरेंशिएटेड, ओके? दे एक्सिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैपिडली ग्रोइंग सेल्स
दे आर हैविंग हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, बिकॉज जो कैंसरस सेल्स हैं उन्हें मेच्योर होने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो है इनमें, प्रोमिनेंट न्यूक्लियलाई, ओके। कैंसर की जो कॉजेस हैं, एक तो म्यूटेशंस इन स्मॉटिक सेल्स, ओके, एंड सेकेंडली अबाउट 3 to 20 म्यूटेशंस इन द जीन्स, ओके। नाउ जो म्यूटेशंस हैं इनकी वजह से जो हमारे कैंसरस सेल्स में दो चेंजिंग्स आती हैं। एक तो ये कि दीज सेल्स आर गोइंग टू ब्रेक देयर कांटेक्ट फ्रॉम दी अदर सेल्स, ठीक है। बाकी सेल से अपना कांटेक्ट ये ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और दे विल ओवरकम द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सेल मूवमेंट प्रोवाइडेड बाय बेसल लैमिना एंड अदर बैरियर्स। और जो सेकंड चीज़ है वो हमारे पास ये है कि they are going to proliferate without considering the checkpoints or programs of the body, ठीक है। So these are the causes and the basic changings in the cancerous cells. Now we're going to the meiosis. So meiosis जो है ये वो टाइप है हमारे पास डिवीजन की जिसमें एक जो पेरेंट सेल है जब वो दो सेल्स में डिवाइड करता है, तो दीज टू सेल्स जो है उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल लीड टू द डिक्लाइन इन द क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। सो एनिमल्स में अगर हम बात करें तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान और प्लांट्स में स्पोर्स की प्रोडक्शन के दौरान होती है मियोसिस, ठीक है। और अगर हमने माइटोसिस में हमने देखा कि फ्रॉम वन माइटोसिस तो एक पेरेंट सेल है उससे दो डॉटर सेल्स बनते हैं, बट मियोसिस में एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं। और मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में ही होती है, ठीक है, हैप्लॉयड में नहीं होती। सो फ्रॉम वन डिप्लॉयड सेल टोटल 4 हैप्लॉयड सेल्स जो हैं वो इसमें बनते हैं। 2 इसकी बेसिक जो है वो स्टेजेस हैं मियोसिस 1 एंड 2, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो मियोसिस 1 है उसकी भी फर्दर 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। एंड जो मियोसिस 2 है उसकी भी 4 फेजेस हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अब मियोसिस 1 तो बिल्कुल रिडक्शन डिवीजन है, ठीक है। और जो मियोसिस 1 है दिस इज जस्ट लाइक द माइटोसिस, ठीक है। फर्स्ट जो मियोटिक डिवीजन 1 है मियोसिस 1, इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। और जो सेकंड हमारे पास मियोसिस है उसमें सेम रहता है, ओके। प्रोफेज 1 की अगर हम बात करते हैं, सो प्रोफेज 1 जो है वो प्रोलॉन्ग्ड फेज है और इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो वर्क करते हैं। एंड हर में पता है कि हर जो डिप्लॉयड सेल है उसके दो क्रोमोसोम्स होते हैं फ्रॉम ईच पेरेंट, वन फ्रॉम द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर, ठीक है। और जो प्रोफेज 1 है इसकी इंटरफेज में G2 स्टेज एब्सेंट है, ठीक है, नहीं होती इसमें G2 स्टेज। अब हम बात करते हैं प्रोफेज 1, उसकी कुछ फर्दर फेजेस हैं। प्रोफेज 1 की फर्स्ट फेज है जी लेप्टोटीन। सो लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू विजिबल शॉर्टन एंड थिक, क्रोमोसोम्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होगा एंड दीज टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इसमें से एक जो है वो फादर और एक मदर, ठीक है, इनसे आया था, ये एक पेयर है, ठीक है। और ये इनकी डबलिंग हो चुकी है इंटरफेज में, ठीक है। तो नाउ दीज आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दे आर गोइंग टू क्लोजर ईच अदर, ओके। सो जाइगोटीन ये सेकंड फेज है, इसमें ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनकी आपस में पेयरिंग हो जाएगी, यानी ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, ठीक है। सो पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिसको हम कहते हैं साइनेप्सिस, ये स्टार्ट हो जाएगी जाइगोटीन में ठीक है। और ये जो एक पेयर्ड और नॉट एक्जैक्टली फ्यूज्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इट विल बी नोन एज द बाइवेलेंट और टेट्राड, ओके। नेक्स्ट स्टेज है जी पैकाइटीन। पैकाइटीन में क्या है, पेयरिंग तो कंप्लीट हो जाती है, अब यहाँ पे जो है वो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना होगा। जो हमारे पास ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं, दीज टू, दिस पिंक वन एंड दिस ब्लू वन, ठीक है। अगर हम दोनों ब्लू की बात करते हैं सो दीज आर सिस्टर, और ये जो दोनों पिंक हैं दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन यहाँ पे एक जो फादर और एक जो मदर का क्रोमोसोम है, यानी वन ब्लू एंड वन पिंक, ठीक है, ये दोनों के जो क्रोमेटिड्स हैं दीज टू क्रोमेटिड्स आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, दे आर गोइंग टू एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स ड्यू टू क्याज्मा फॉर्मेशन, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्याज्मा, ठीक है। और ये अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे, यानी जीन्स की यहाँ पे शफलिंग होगी। और यही वो मेन पॉइंट है जिसमें गैमीट फॉर्मेशन के दौरान हमारे जो गैमीट्स बनते हैं
वो हमारे जो पेरेंटल जीन्स हैं, ठीक है, चाहे वो फादर के हैं, मदर के हैं, उनके कॉम्बिनेशन, उनके जीन्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है? इसलिए बनने वाले जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है? उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। सो non-sister chromatids of homologous chromosomes are going to exchange their segments due to chiasma formation by the phenomena crossing over, ठीक है? So reshuffling of genes यहाँ पे हो जाएगी और reshuffling के बाद डिप्लोटीन, अब रिशफलिंग हो चुकी, ठीक है? डिप्लोटीन में यू कैन सी हियर इनका ये जो हमारे पास रीजन है, दीज रीजन्स आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, इनकी सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? डायकाइनेसिस में कंप्लीटली डिप्लोटीन में स्टिल ये एक पॉइंट से एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, और वो पॉइंट कौन सा है? क्यास्मा फॉर्मेशन वाला पॉइंट है। देन हमारे पास लास्ट स्टेज होती है डायकाइनेसिस, और इस डायकाइनेसिस में जो क्यास्मा वाला पॉइंट है वहां से भी ये एक दूसरे से कंप्लीटली जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है? यू कैन सी हियर अब इन दोनों ने जो है वो सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिए हैं। सो नाउ हमारे पास मेटाफेज 1 है, और प्रोफेज 1 में बाकी की सारी जो चेंजिंग्स हैं वो बिल्कुल प्रोफेज ऑफ माइटोसिस की तरह ही होंगी। न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर, साइटोप्लाज्म बिकम्स मोर विस्कस, ठीक है? देन मेटाफेज 1 में क्या होगा? अगेन सेम उसी तरीके से हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर गोइंग टू अलाइन अलोंग द इक्वेटर फॉर्मिंग मेटाफेज प्लेट। एनाफेज 1, अब यहाँ की जो एनाफेज 1 है वो डिफरेंट है फ्रॉम द एनाफेज ऑफ माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमैटिड्स सेपरेट हुए थे, बट एनाफेज 1 में हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होंगे। इसको हम जो है वो डायग्रामेटिकली भी देखेंगे, ठीक है? देन हमारे पास टीलोफेज 1 है, और टीलोफेज 1 में अगेन ये जो है वो बिल्कुल प्रोफेज 1 के ऑपोजिट होती है, ठीक है? इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं उसके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलाई बनेंगे, ठीक है? और क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो दोबारा से उसकी सिंथेसिस हो जाएगी, एंड देन होगी मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 जो है वो बिल्कुल माइटोसिस ही की तरह होती है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन द डायग्राम। मियोसिस 1 है, ठीक है? उसकी इंटरफेस जिसमें जो है वो क्रोमोसोम्स डबल हो चुके हैं। देन प्रोफेज 1 है, इसमें बाकी सारी की सारी चेंजिंग्स प्रोफेज ऑफ माइटोसिस की तरह की हैं, बस यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना प्रोफेज 1 की जो 5 स्टेजेस हमने पढ़ी उनमें कंप्लीट होता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, ठीक है? Metaphase में they are going to arrange along the equator, और एनाफेज 1 now you can see here एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो रहे हैं, नॉट द क्रोमैटिड्स, ठीक है? यूरोफेज 1 में जो है अगेन प्रोफेज के ऑपोजिट सारी चेंजिंग्स होंगी, और साइटोकाइनेसिस में दोनों जो हमारे पास सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। देन ये दोनों सेल्स जो है वो एंटर होंगे मियोसिस 2 में। यू कैन सी हियर ये दो सेल्स हैं, ठीक है? अब मियोसिस 2 से पहले इंटरफेज नहीं होती, यही रीजन है कि मियोसिस 2 के जो डॉटर सेल्स हैं इनमें क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है? और ये माइटोसिस की तरह ही कहलाती है, क्योंकि माइटोसिस में भी क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं और मियोसिस 2 में भी क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे कि मियोसिस 2 में जो है वो इंटरफेज नहीं होती। अगर बार-बार डबलिंग होगी तो फिर डेफिनेटली क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहेगा। मियोसिस 2 में इंटरफेज जो है वो एब्सेंट है, क्योंकि इंटरफेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ओके? तो मियोसिस 2 में यू कैन सी हियर सारी की सारी स्टेजेस उसी तरीके से हैं, और मियोसिस 2 में क्योंकि ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही की है, तो इसीलिए एनाफेज 2 में भी क्रोमैटिड्स सेपरेट होंगे और अल्टीमेटली हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है? नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस, तो अगर हम इसकी बात करें, सो क्रॉसिंग ओवर और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैं वो क्योंकि अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं, जीन्स को एक्सचेंज करते हैं, इसीलिए जो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वेरिएशंस आती हैं, मॉडिफिकेशंस आती हैं, ठीक है? और यही रीजन है हमारे पास इवोल्यूशन की। इसी तरीके से चेंजिंग्स आती रहती हैं और इवोल्यूशन होती रहती है, ठीक है? एंड दैट इज द रीजन दैट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, ओके? सो और दूसरी चीज की है कि मियोसिस के रिजल्ट में जो है वो क्रोमोसोम का नंबर, क्योंकि मियोसिस में जो हमारे गमीट्स हैं, जो जर्म सेल्स हैं, दे आर गोइंग टू हाफ, ठीक है? डिप्लॉयड से हैप्लॉयड होते हैं, और जब हैप्लॉयड फादर और हैप्लॉयड मदर के गैमीट्स की यूनियन होती है फर्टिलाइजेशन में, तो जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है उसमें जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम का नंबर है वो अगेन जो है वो मेंटेन हो जाता है, ठीक है? सो स्पीशीज में जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है, ओके? लाइक ह्यूमंस में 46 है, ठीक है?
सो मियोटिक एरर्स, जिस तरह हमने माइटोसिस में देखा कि अगर वो अनकंट्रोल्ड फैशन में ना हो तो कैंसर हो जाता है, सेम इसी तरीके से अगर मियोसिस में भी क्रोमोसोम्स की सेपरेशन ना हो, ठीक है, इन डिफाइंड वे, तो उससे मियोटिक एरर्स या नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है, द क्रोमोसोम्स फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग द एनाफेज एंड टीलोफेज। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, क्योंकि हमें पता है कि एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं, ठीक है। अगर वो सेपरेट होने में फेल हो जाएँ, ठीक है, सेपरेट ना हो सकें, तो कुछ सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है और जिनमें वो पूरा का पूरा पेयर मूव करता है, उनमें क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ऐसे गैमीट्स जब नॉर्मल वाले गैमीट से फ्यूज़ करते हैं, तो डेफ़िनिटली जो ज़ाइगोट बनता है, उसमें भी फिर कम या ज़्यादा क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो शो होता है, ठीक है। जिसकी वज़ह से न्यू जो ऑफ़स्प्रिंग्स जिनकी बर्थ होगी, उनमें फिर डिफरेंट तरह की एब्नॉर्मैलिटीज़ अराइज़ होती हैं, ओके। सो अब हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो सिंड्रोम्स हैं रिलेटेड टू दीज़ नॉन डिस्टिंक्शंस। फर्स्ट वन है डाउन्स सिंड्रोम, जिसको मंगोलिज़्म भी कहते हैं। एज़ यू कैन सी इन द डायग्राम, इनकी फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो ऐसी ही होती है, ठीक है। ये ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन है, यानी इसमें ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम्स होते हैं, बिकॉज़ वी आर हैविंग 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, ठीक है, पेयर्स, एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। सो द one is the autosomal chromosomes are not going to segregate from each other, ठीक है। और कौन सा वाला, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21, ठीक है, दिस क्रोमोसोम फेल्स टू सेग्रीगेट। सो जिस सेल में ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, उनमें टोटल जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो 23 की बजाय, हैप्लॉइड में 23 होता है, तो 23 की बजाय 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कैसे जो है वो शो करते हैं, बिकॉज़ वी आर हैविंग 46 टोटल, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया है, तो 47 2n यानी डिप्लॉइड, ठीक है, प्लस 1 एक एक्स्ट्रा है, और कौन-सा वाला एक्स्ट्रा है, 21st पेयर के साथ जो है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, ठीक है। सो इसमें हमारे पास क्या है जी कि टीनेज जो मदर्स हैं हैविंग डाउन सिंड्रोम, इनमें कितना चांस होता है, 1 इन मैनी थाउजेंड्स, ओके। एंड 40 इयर्स ओल्ड मदर्स जो हैं, इनमें 1 इन 100 चांस है। और बाय 45 ये जो रिस्क है वो 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है ऑफ हैविंग डाउन सिंड्रोम इन देयर प्रोजेनी, ओके। सो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स जो हैं, इनकी क्या हमारे पास सिम्पटम्स हैं जी, फ्लैट, एज़ यू कैन सी हियर, फ्लैट और ब्रॉड फेस है, स्क्विंट आईज़ हैं, जस्ट लाइक द चाइनीज़, ओके, विद द स्किन फोल्ड इन द इनर कॉर्नर एंड प्रोट्रूडिंग टंग, ओके, मेंटल रिटार्डेशन एंड डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिजिकली ये हमारे पास इनकी इस तरह की अपीयरेंस होती है, और ये मेल और फीमेल दोनों को इक्वली इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। देन है लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो ये हमारे पास जो है वो जी यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो तो उसको हम ट्राइसोमी कहते हैं, और अगर क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाए तो मोनोसोमी कहलाती है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी है, यानी इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हैं, यानी टोटल 47 है, उसमें से 44 ऑटोसोम्स हैं, और दूसरा क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक्स एक्स वाई, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो फिनोटिपिकली मेल हैं, क्योंकि एक्स वाई होते हैं, तो फिनोटिपिकली तो मेल ही हैं, और एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होने, क्योंकि ये सेग्रीगेट नहीं हो पाता, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होने की वजह से इनमें कुछ फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जैसे एनलार्ज्ड ब्रेस्ट, टेंडेंसी टू टॉलनेस, ओबेसिटी, स्मॉल टेस्टिस भी हैं, ठीक है, बट नो स्पर्म्स एट इजैकुलेशन एंड अंडर डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। सो यू कैन सी हियर, इसके अलावा इनमें 48 क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम्स, 49 यानी 3 एक्स क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हैं, और इस तरह से 47 यानी हमारे पास एक्स वाई वाई भी कंडीशन हो सकती है। इसको हम जैकोब्स सिंड्रोम कहते हैं, एक्स वाई वाई, जिसमें एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। देन है जी टर्नर सिंड्रोम, तो ये मोनोसोमी है, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होता है, यानी टोटल 45 है, ठीक है, जिसमें से 44 ऑटोसोम्स हैं नॉर्मल, लेकिन एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो मिसिंग है। ये फिनोटिपिकली फीमेल्स हैं, ठीक है, और क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम इनमें मिसिंग है, तो इनमें कुछ सिम्पटम्स या सिंड्रोम्स ये हैं कि शॉर्ट स्टेचर है, हाइट छोटी होती है, वेब्ड नेक है, नो ओवरीज, ठीक है, एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ जर्म सेल्स, इनमें ओवा वगैरह की सिंथेसिस नहीं है, ठीक है, यानी ये इनफर्टाइल है।
So it was all about the nucleic acids and the cell division topic. Okay. Hope you liked the video. So inshallah, we'll meet up with the next video. Until then, Allah Hafiz.